दोस्तों नमस्कार, मैं मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। साथियों, आज काफ़ी शिद्दत से ऐसा लगा कि नहीं, आज कुछ ऐसा मुद्दा हुआ मेरे सामने आया कि मुझे लगा कि नहीं, बोलनी चाहिए। अगर आज भी हम नहीं बोलते हैं तो शायद आगे बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हम सब की बात है। कल मैं टेलीविज़न पे एक लाइव डिबेट देख रहा था एबीपी न्यूज पर, जहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता के रूप में बीजेपी के संबित पात्रा थे और कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में सुप्रिया श्रीनेत थी। बात चल रही थी गुपकार गैंग की। सबसे पहले तो बता दूं कि गुपकार को गैंग कहना अपने आप में हास्यास्पद है। जिस गुपकार संगठन बनने के बाद कश्मीर के तमाम पार्टी एक साथ आकर भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, वहीं भारतीय राजनीतिक पार्टियां वो भी सत्ताधारी पार्टी के द्वारा और उनके पालतू मीडिया के बंदरियों के द्वारा उसे गैंग करार देना, देश विरोधी करार देना अपने आप में हास्यास्पद ही नहीं, शर्मनाक भी है। अगर सचमुच वह गुपकार गैंग देश विरोधी है, जैसा कि अमित शाह जी ने भी कहा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी को बताना चाहिए कि आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, उस गुपकार गैंग के ऊपर क्या एक्शन लिया, देश की कितनी सुरक्षा एजेंसियां उसके पीछे लगाई है। आप कांग्रेस से पूछ रहे हो कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या वह गुपकार गैंग के साथ है, क्या वह देश विरोधी ताकतों के साथ है। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि गृह मंत्री को यह स्पष्ट करनी चाहिए, जो संगठन देश के लिए इतना खतरनाक है उसके बारे में पब्लिकली अनाउंस करने की क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं देश की तमाम एजेंसियां जो सुरक्षा को देखती है उसे उसके पीछे लगाया गया? या फिर गृह मंत्री को यह भी बताना चाहिए कि यह महज एक चुनावी माइलेज लेने का हथकंडा नहीं है। दोस्तों, अब इस मुद्दे पर मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस मामले पर, सबसे पहले वो दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, भाजपा किस हद तक गिर सकती है और किस हद तक इस देश के गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोलकर बरगलाने वाली बातें कर सकते हैं, इसका एक और तथ्य सामने आ चुका है। कुछ भी बोलने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी गुपकार अलायंस, जिसका की नाम पीपल्स एसोसिएशन फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, उसका हिस्सा नहीं है। हम लोकल लेवल पर साथ मिलकर चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत के लोकतंत्र का यदि कोई हिस्सा बनना चाहता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज अमित शाह देशद्रोही बुला रहे हैं पीडीपी को और बाकी जम्मू कश्मीर के नेताओं को। क्या वो देशद्रोही थे जब आपने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी? ये हमारा पहला सवाल है। हमारा दूसरा सवाल है, आप भारत की अस्मिता क्या बचाइएगा? आप तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे और आपकी आरएसएस ने आजादी के 52 साल बाद तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया था, तो हमको तिरंगे पे पाठ मत पढ़ाइएगा, क्योंकि तिरंगे की अस्मिता के लिए हमने लहू का बलिदान किया है। आपसे आज मैं पूछना चाहती हूं कि आईएसआई को देश में आने की पठानकोट अनुमति कैसे और किसने दी और क्यों दी? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि मोदी जी लपके हुए पाकिस्तान बिरयानी और सेवई खाने क्यों गए? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि भाजपा की सरकार ने मसूद अजहर को रिहा किया था, उसके साथ तमाम आतंकवादियों को जिन्होंने 26/11 को अंजाम दिया, क्यों रिहा किया था? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि दाऊद इब्राहिम की बीवी पाकिस्तान से 2016 में बेधड़क भारत आती है, घूमकर चली जाती है, इसकी अनुमति किसने दी? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि आप ही के महाराष्ट्र के एक मंत्री ने, जब आपकी वहां सरकार थी, फोन पर दाऊद इब्राहिम से बात करी, उसके खिलाफ जांच नहीं करी, सिर्फ पद से हटा दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? आपसे मैं पूछती हूं कि जब आपकी जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार थी तो मसरत आलम को अप्रैल 2015 में भारत विरोधी नारे लगाने के लिए किसने अनुमति दी? आपने आसिया अंद्राबी को जम्मू कश्मीर में चेहरा बनाया बेटी बचाओ आंदोलन का, और वो मसूद अजहर के साथ मिलकर देश के खिलाफ नारे लगाती हैं। तो अपनी अवसरवादी नीतियों और गंदी राजनीति को बंद करिए। आप तो वो हैं जो एक छोटी सी बच्ची के लहू पर भी राजनीति करते हैं, और हमें राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट मत दीजिए। राष्ट्रीयता का कुछ पाठ पढ़ने की जरूरत आपको है। धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस के जो स्टैंड है उसको आपके सामने रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से, कितने निर्लज होकर झूठे प्रोपेगेंडा को जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों के मुंह से निकालना पसंद करती है, उसकी एक बानगी मैं दिखाता हूं। जरा आप कल के डिबेट का ये हिस्सा देखिए।
अगर कोई नेता, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर वो कहे कि हम चाइना के मदद से आर्टिकल 370 को रिस्टोर करेंगे, तो आप उसको देशद्रोही कहेंगे या पेट्रियोटिक कहेंगे, आप खुद निश्चित कीजिए। अगर कोई भी नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये कहे कि अगर आर्टिकल 370 रिस्टोर नहीं होता है तो हम तिरंगे को इस देश में, इस प्रदेश में घुसने नहीं देंगे, हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, वही नेता जो पहले कह रही थी कि आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ तो हाथ जल जाएंगे और तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसे देशद्रोही कहेंगे या देशभक्त कहेंगे? सुप्रिया जी भी हैं, हाँ, यहाँ सुप्रिया जी भी हैं। आप याद करिए, जिस समय आदरणीय अमित शाह जी ने, जिन्होंने आज ट्वीट किया है, 3 ट्वीट किया है, जब वो खड़े होते हैं आर्टिकल 370 पर चर्चा करने के लिए, ठीक उसी समय अधीर रंजन चौधरी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे अमित शाह जी, आपने ये चर्चा कैसे कर दी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में? ये तो बायलैटरल अफेयर है, बायलैटरल अफेयर की तो चर्चा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होनी नहीं चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको जो है परमिशन लेना चाहिए था पाकिस्तान से। तो आप ये बताइए, इसको हम देशद्रोह कहेंगे या देशभक्ति कहेंगे? क्योंकि जब तक भाजपा और पीडीपी का गठबंधन था तो पीडीपी देशद्रोही थी या देशभक्त थी, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। मैं एक और बात आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि इस तरह की छल कपट झूठ की बातें करना, देखिए, ठीक नहीं है। मुझे खत्म करने दीजिए, मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी। ये सब बातें इसलिए करना ठीक नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे लोकतांत्रिक पर्व होता है चुनाव, और अगर कोई भी चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव में पार्ट ले रहा है तो वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, लोकतंत्र में पार्ट ले रहा है और वहां के लोग इस बात को तय करेंगे। अब देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटना तो भाजपा पहले से भी करती आई है, अभी भी कर रही है। और भाजपा, और एक बात मैं बता दूं, भाजपा को तिरंगे की उतनी इज्जत नहीं है जितनी हमको, क्योंकि हम तिरंगे के लिए लड़े और हमने जाने गंवाई है तिरंगे के लिए। इनके आरएसएस पर तो आजादी के 52 साल बाद तक भी तिरंगा नहीं लहराता था। हम माफीनामा पार्टी नहीं है, हमने माफी लिख लिख कर अपनी सजाएं नहीं खत्म करी है जो इन्होंने करी है। तो देशद्रोह के सर्टिफिकेट मत बांटिए। और आज एक बात बताइए कि जिन लोगों को आज देशद्रोही बता रहे हैं उनके साथ आपने कैसे सरकार बना ली? देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता लोकतंत्र का हवाला देते हुए कह रही थी कि जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं वो बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चीन के माध्यम से आर्टिकल 370 रिस्टोर किया जाए? ये राहुल जी और सोनिया जी चाहते हैं कि कोई भी जम्मू कश्मीर में तिरंगा ना उठाए, किसी का भी हाथ ना जाए तिरंगा की तरफ? ये इनके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? धिक्कार है, धिक्कार। ये खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान के हैं। एमओयू जाके साइन चाइना में करते हैं। ये माँ बेटे देश को कहां लेके जाएंगे? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। मैं सिर्फ 4 सवाल पूछना चाहती हूं क्योंकि मैं बेहुदे और आपत्तिजनक बातें नहीं करना चाहती हूं लोगों के बारे में। मैंने 4 सवाल पूछे थे, उसका जवाब नहीं आया। इन्होंने कहा हमने एक प्रयोग किया था। आपका राजनीतिक प्रयोग तथाकथित देशद्रोहियों के साथ था। आपने मसूद अजहर को क्यों रिहा किया? उसने 26/11 को अंजाम दिया। आपने आईएसआई को पठानकोट क्यों न्योता दिया आने का? इसका जवाब दीजिए। दाऊद इब्राहिम की पत्नी 2015 में, 2016 में मुंबई आती है, बेधड़क घूमती है और चली जाती है। किसने उसको परमिशन दी? रुक जाइए। और आपने बताइए, आपके एक मंत्री ने महाराष्ट्र में, चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोली थी, मैं बीच में नहीं बोली थी, सब चुप रहिए, ये गलत बात है। और नहीं, क्या चुप रहिए? आप चुप रहिए, आप चुप रहिए और जवाब दीजिए कि क्यों आर्टिकल 370 में आप चाइना का हेल्प लेना चाहती हैं? आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए। ये नहीं, आप हिंदुस्तान का फोन पर बात करते हुए पाई कर रहे थे। क्या किया आपने उसके साथ? आप बात करते हैं, आप देश के टुकड़े करते हैं और आप बात हमसे करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पूरा डिबेट आप देखेंगे तो कहीं भी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि हम गुपकार गैंग का समर्थन करते हैं या फिर कश्मीर के अगर किसी नेता के द्वारा देश विरोधी बातें कही गई है तो हम उसका समर्थन करते हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। लेकिन इसके बावजूद लगातार संबित पात्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बेशर्मी के साथ बार बार कांग्रेस पर देशद्रोही आतंकवादियों के साथ होने की बात को दोहराता रहा। क्यों दोहराता रहा, इसका मैं एक सबसे बड़ा कारण बताता हूं। क्योंकि वो जानता है कि देश की ज्यादातर जो नौजवान है आज के डेट में, जिनके पास रोजगार नहीं है, करने को कोई काम नहीं है, वो इनके पालतू बने बैठे हैं, इनके अंधभक्त बने बैठे हैं। क्योंकि इन्होंने देशभक्ति और धर्म का चरस तो उनके माथे में पिरो दिया है, डाल दिया है। आखिर वो अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कैसे सोच पाएंगे? सोचने की जरूरत ही नहीं रहने दिया।
जब देश के प्रधानमंत्री राज्यों के चुनाव में आकर राज्य के विकास की बात ना करके, राज्य के शिक्षा व्यवस्था की बात ना करके, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात ना करके, रोजगार की बात ना करके, कल कारखानों की बात ना करके, किसानों, गरीबों, मजदूरों की बात ना करके, तमाम तरह के धार्मिक और बेतुके प्रोपेगेंडा को परोसने का काम करता है। प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव में क्या कहा था? दोस्तों, भाइयों बहनों, अब कुछ ही दिनों बाद आपके सामने वो लोग आएंगे जो लोग भारत माता की जय नहीं कहते, देश का अपमान करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबके सामने प्रधानमंत्री की इस ओछी मानसिकता को समझाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, 70 साल बाद आप और आपकी पार्टी और आपकी जमात आरएसएस अब जगी है, तो देश का नाम, तिरंगे का नाम और भारत माता का नाम आपको याद आ रहा है। आपको बता दूं, और आप कान खोलकर सुन लो प्रधानमंत्री जी और आपके तमाम जो जमात हैं, संघी जमात, आप सबको कहता हूं कि आप सबके पूर्वज गिदर थे, गिदर, जिसने आजादी की लड़ाई के वक्त हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ना सही नहीं समझा, अंग्रेजों के गुप्तचर बनकर देश विरोधी ताकत बनने का काम किया। और आज जब देश इतना आगे बढ़ चुका है, हमारा देश सभी दिशाओं में विकास कर रहा था, तरक्की कर रहा था, पूरी दुनिया भारत को लोहा मानने लग गई थी, तब आपने आकर भारत माता की जय, तिरंगा और राष्ट्रवादी के अनाप शनाप जुमले करते रहते हैं और हमारे देश की जनता को, नौजवानों को बरगलाते रहते हैं। साथियों, मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप भी वक्त है सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे, 70 साल कह के तुम सत्ता में आए, याद रखना ये जो पीढ़ी है अंधेरे में है, जैसे ही ये अंधेरा छटेगा तुम्हें तुम्हारा जगह दिखा देगी और फिर 70 साल तक तुम इस देश के पटल पर कहीं नजर भी नहीं आओगे। एक बार फिर मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि दोस्तों, ये लोग बहुत हल्के लोग हैं, इन्हें तमाम तरह की जो अपनी बड़प्पन कहने की आदत है, बड़प्पन लोगों को बताने की आदत है, एडवर्टीजमेंट की जो आदत है, इसके बिना ये लोग कुछ नहीं है। ये ठीक उसी गुब्बारे की जैसे हैं, जब उस गुब्बारे में हवा भरते हैं, जितना हवा भरेंगे उतना बड़ा बैलून होगा, गुब्बारा होगा, लेकिन जैसे एक छोटी सी छिद्र हो गई, गुब्बारा अपने जगह पर आ जाता है। ठीक वही चीजें हैं, इन्होंने देश की तमाम जो पूंजीपति थी, तमाम जो साधन थे, उसका दुरुपयोग अपने जो इमेज बनाने में लगा दिया और आज हमारा देश ना सिर्फ कोरोना के कारण बल्कि इससे पहले ही इन लोगों ने हमारे देश को खोखला कर दिया था। और आज हमारे देश की स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं। आज ही की बात है, देश की वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक क्रैश कर चुकी है। आज देश में महंगाई की स्तर क्या है, बेरोजगारी का क्या हाल है, किसानों की दुर्दशा कैसी है। वक्त है दोस्तों संभलने का। दोस्तों, नाउ दिस इज द हाई टाइम। अब भी वक्त है संभलने का, समझने का। अगर अब भी हम नहीं संभले, नहीं समझे, तो कल हम समझने और समझने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमारे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे सामाजिक ढांचा को तार तार कर चुकेंगे और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को वही दे पाएंगे। और बदले में हमें ताने मिलेंगे, गालियां मिलेगी, उपहास मिलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कहेगी कि तुम लोग कैसे बेवकूफ थे जिसने देश की आज़ादी कराई। उस पार्टी को तुम लोगों ने गद्दार कहने दिया और गद्दार मान भी लिया, और जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त अंग्रेजों का साथ दिया, देश से गद्दारी किया, तुम लोगों ने उसका महिमा मंडन किया, उसका गुणगान किया और देश को पाताल लोक में समा जाने दिया। लानत है तुम पर। ऐसा आने वाली पीढ़ियां हम सब पर छींटे कसा करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वर्तमान प्रोपेगेंडा है उसके बारे में कुछ लाइनें कहना चाहता हूं। साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की चुनाव जीतने के हथकंडे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये लोग कहते हैं ना भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। दोस्तों, विश्व गुरु तो नहीं बना पाएंगे, कभी नहीं, क्योंकि इनकी औकात छोड़ो, इनके बाप की औकात ये नहीं है ये भारत को विश्व गुरु बना पाए। हाँ,
इसके बाप के बोए बीज पर इसने देश को विष गुरु बना दिया है। और अब भी हम नहीं संभले तो ये विष हमारे पूरे समाज को, हमारे देश को काल के गाल में समा देगा। इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।